अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। इमरान खान साहब अब रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे और इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया जवाब दुरुस्त नहीं। इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलवस रहे हैं। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया जाता है और उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने सियासी और कानूनी हलकों में एक नई डिबेट का आगाज कर दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया? क्या कानून की तशरीह ठीक तरह से की गई? क्या इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की सियासत खतरे में पड़ गई है? क्या मुखालिफ सियासी जमातों के लिए ये फैसला उनकी जीत है? और क्या सियासी जमातों के रहनुमाओं का इस तरह से अदालतों और इलेक्शन कमीशन से नाअहल होने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा या इस फैसले के बाद इससे कुछ सीखा जा सकता है? ये तमाम अहम सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम अहमद बिलाल महबूब साहब, जो पिल्डेट के सरबराह भी हैं और कानूनी, सियासी और पार्लिमानी मामलात को बहुत करीब से भी समझते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहला बुनियादी क्वेश्चन तो ये बनता है, जैसे कल पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा है, जो तोशाखाना केस के समाअत थी उसके दौरान उन्होंने दलाइल में कहा था कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है बल्कि एक कमीशन है, और जब तक हाई कोर्ट की निगरानी ना हो कोई इदारा अदालत नहीं बन जाता है। सर, क्या इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से अपने इख्तियारात से तजावुज किया है? आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत शुक्रिया। देखें, इस बारे में जो बहस है उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है या जो जजमेंट दी है उसका पूरा टेक्स्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी। और इलेक्शन कमीशन ने इन इट्स ओन विजडम वो अपना फैसला जारी कर दिया है ज़बानी, लेकिन उसके ऊपर कोई तहरीरी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हमें नहीं पता कि किस बुनियाद पे ये फैसला जारी किया गया है। तो उसके ऊपर लोगों की क्या सराहियाँ हैं। कल मैं वज़ीर कानून साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें कुछ और बात थी, कुछ दूसरे माहिरीन कानून की बातें कुछ और थीं, और हर एक के अपने अंदाजे हैं कि इस बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। लेकिन जब तक ये इन राइटिंग पूरा फैसला आ ना जाए और हम पढ़ ना लें तो ये बहस चलती रहेगी। हो सकता है उसके बाद भी चलती रहे, हम्म। लेकिन बहुत से पहलू उसके सेटल हो जाएंगे अगर वो इन राइटिंग तफसीली फैसला हम पढ़ लेंगे। सही पहली है बात तो सर। जी बिल्कुल, जी हाँ, तफसीली फैसला तो ये हो जाएगा तो असल। फिर काफ़ी सारे सवाल जवाब मिल जाएगा उनका। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, दूसरी लेकिन साइड पे ये जो दूसरा सवाल आपने पूछा था ना कि क्या इलेक्शन कमीशन को कुल्लियतन ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी मामले में को फैसला दे सके या हम्म। डेक्लेरेशन दे सके, तो ऐसा तो नहीं है। हम्म। मसलन आर्टिकल 63A के तहत जब किसी शख्स की डिफेक्शन का मामला जेर बहस आता है तो उस बारे में डेक्लेरेशन का इख्तियार वो इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन हम्म। कमीशन जो ही डिक्लेरेशन देता है उस शख्स की रुकनीत ख़त्म हो जाती है और फिर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको अपील की जा सकती है, लेकिन हम्म। डिक्लेरेशन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी मामले में उसे इख्तियार नहीं है, लेकिन कुछ मामलात में ये दुरुस्त है। जैसे 62(1)(f) के तहत अगर आप डिक्लेरेशन देना चाहें तो हम्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ ही दे सकता है। और हम्म। अब कोर्ट ऑफ लॉ की तारीफ में क्या इलेक्शन कमीशन आता है, ये भी एक बहस है। कई सही है। माहिरीन कानून हवाले देते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ की तारीफ में इलेक्शन कमीशन भी आ सकता है इन मामलात में। तो ये हम्म। सारे बहस हैं जो बिलाखिर जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंक्लूसिवली तय होंगे, उससे पहले ये बहस चलती रहेगी। सही है। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड ये भी बताइएगा कि अब चूंकि आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ गई है, ऑल्दो वहां से कुछ एतराजात आए हैं रजिस्ट्रार की तरफ से, और ये मामला अगर अदालत में चलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज को रिलेट कर सकती है कि हमने ऑलरेडी 2 रेफरेंसेस जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में दायर कर रखे हैं, लिहाजा इसको अपहोल्ड किया जाए। तो इस नुक्ते पे कोई पीटीआई के लिए आसानी पैदा हो सकती है अदालतों की जानिब से? मेरा नहीं ख्याल कि अदालती तौर पे या कानूनी तौर पे इस बात की कोई वक़्त होगी। अ, लेकिन सियासी तौर पे उसकी एक वैल्यू है। हम्म। सियासी तौर पे
एक पॉइंट उन्होंने कर दिया है, पब्लिक के अंदर शक पैदा कर दिया है। इससे पहले भी कर दिया था और इसके ज़रिए से भी कर दिया है कि हमने तो देखे पहले कह दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पार्टिजान है, वो दयानतदार नहीं है, वो सही फैसला नहीं कर सकता। तो पब्लिक के अंदर ये एक सियासी तौर पे एक शक शुबह पैदा हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे मैं नहीं समझता कि इसका फाइल करने से उनको कोई फ़ायदा होगा। वो तो उसको अपने मेरिट पे ही देखा जाएगा कि जो बातें वो कह रहे हैं क्या वो मेरिट पे दुरुस्त है, आर्ग्यूमेंट उनका साउंड है या नहीं है। सही है। अच्छा सर, आपने सियासी तौर पे बात की है, तो अगर हम थोड़ा सा जो सियासी मामलात हैं उसको अगर इस इशू के साथ जोड़ें, तो आपने भी हिस्ट्री हमारे से बहुत बेहतर जानते हैं और बहुत पहले से चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं आप। तो ये जो नाअहल होने का सिलसिला है, अगर रिसेंट पास्ट देखा जाए तो पिछले 10 साल में 2012 में यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल किया गया, 5 साल बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, अब 5 साल बाद जो है वो इमरान खान साहब को भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल कर दिया गया है। तो इसके सियासी असरात पाकिस्तान की जमहूरियत पे क्या पड़ रहे हैं कि हर 5 साल बाद एक कोई ऐसा बड़ा फैसला आता है जिसमें बड़े लीडर को नाअहल कर दिया जाता है। जी हाँ, ये दुरुस्त है। इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि इसमें जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो इलेक्टेड लीडरशिप के साथ मामलात तय करने के लिए कवानीन का और अदालती कार्रवाई का सहारा लेती हैं, और उसके नतीजे में जब उनको सियासी क़यादत के साथ इख्तलाफ पैदा होता है तो फिर उनको पनिश करने के लिए ये तरीका इख्तियार करती हैं। एक तरीका देखने का तो ये भी है। हम्म। दूसरी बात यह है कि क्या कानून अपने मेरिट के ऊपर तय होता है या उसके अंदर कुछ दूसरे अवामिल हैं जो शामिल हो जाते हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब का मामला तो बिल्कुल वाज़े से नज़र आता है कि वो फैसला देते हुए और जो तरीका इख्तियार किया गया उस फैसले का, उसमें ये पहले से ही तय था कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा देनी है, और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निगरानी का भी एक बेंच बना दिया और बड़ी तेज़ी से ये सारे मामला डिस्कस कर लिए, और जो बुनियाद उनको डिस्क्वालीफाई करने की गई वो भी इतनी कमज़ोर बल्कि इस कदर मज़ाक़ा खेज़ है कि कोई भी शख्स उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन मुखालफिन भी अपनी प्राइवेट महफिलों में कहते हैं कि ये किस किस्म का आर्ग्यूमेंट है कि आपने एक तनख्वाह लेनी थी, वो आपने ली नहीं, वो रिसीवेबल था और इस वजह से आपने चूंकि उसको जिक्र नहीं किया अपने डिक्लेरेशन में, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है और आपको अब आइंदा पार्टी की सरबराही करने का इख्तियार भी नहीं दिया जाता और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जबकि मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की सूरत में अगर आपको कोई सज़ा हो तो उसके लिए आपकी डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 5 साल है, लेकिन इस मामले में आपने डिक्लेयर नहीं किया तो उसके लिए आपको फॉर लाइफ। तो ये बड़ी मजाका खेज सूरत हाल है। लेकिन चंद केसेस में अब इससे एक लाजमी नहीं है कि आप जनरलाइज तरीके से एक नतीजा अखज़ कर लें कि तमाम ऐसे फैसले खिलाफ कानून होते हैं और वो तमाम ऐसे फैसले कुछ दूसरे अवामिल की वजह से किए जाते हैं। कुछ फैसले हो सकता है जेन्युइनली लीगल ग्राउंड्स पे हों, लिहाजा हर केस को अपने मेरिट के ऊपर देखा जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का मामला बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, और हाल ही में चीफ जस्टिस साहब ने जब एक नया केस उनके सामने आया फैसल वावडा का, तो उन्होंने उसके ऊपर भी एक सवाल उठाया, तो उससे साबित होता है कि उनको भी ये नज़र आया कि वो जो फैसला था वो ड्रैकोनियन था, क्योंकि उसमें फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो ये हाईएस्ट कोर्ट के हाईएस्ट जस्टिस की तरफ से भी ये रिकग्निशन हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ ज्यादतियाँ माजी में हुई है। लेकिन इमरान खान साहब का मामला ये तो अभी कोर्ट्स में गया ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आया है, तो इसको एक जनरलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखना तो दुरुस्त नहीं होगा। सही तरीका ये होगा कि हम हर केस को उसके मेरिट की बुनियाद पे देखें और उसकी बुनियाद पे राय कायम करें। सही है। लेकिन सर, राय हम मेरिट की बुनियाद पे करें, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी ये टाइम नहीं है तमाम सियासी जमातों को सोचने के लिए कि इसका अल्टीमेटली नुकसान हमें अगर आज फायदा हो रहा है तो अगले 5 साल में हमें उसका नुकसान भी हो सकता है? जैसे मिसाल नवाज शरीफ साहब की हमारे सामने है, उस वक्त पीटीआई जो है वो बड़ा मिठाइयाँ बांट रही थी और खुश हो रही थी। आज इमरान खान साहब नाअहली वाली स्टेज पे हैं तो नून लीग की तरफ से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, और मेरा ख्याल में अब इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब वो नाअहली की जो एक ही डोर है ना उसमें बंधे हुए हैं, और इस मामले में वो एक ही पेज पे आए हैं। तो अभी सोचने का टाइम है सियासी जमातों के लिए कि हम मिल बैठ कर जो है इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें।
देखिए, मिल बैठ के तो ये हो सकता है कि कुछ लेजिस्लेशन के ज़रिए से कुछ चीज़ों को, जहाँ को लूज एंड्स हैं, उनको टाई अप किया जाए। मिसाल के तौर से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आर्टिकल 62(1)(f) इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसको या तो कुल्लियतन डिलीट कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाए कि सादिक का क्राइटेरिया क्या है, अमीन का क्राइटेरिया क्या है, और उसको टोटली कोर्ट के रहमो करम पे ना छोड़ दिया जाए कि इफ़ डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, इसका मतलब है कि आप अपने हाथ काट के कुलियतन कोर्ट के हवाले कर रहे हैं कि वो फैसला कर दे कि आप सादिक हैं या अमीन हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो मेरे ख्याल में उसको साइंटिफिकली डिफाइन करने की ज़रूरत है। और आर्टिकल 62 के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन ये कि आप इस्लामी तालीमात के बारे में सफिशेंट आपका नॉलेज है या नहीं है। क्या आप जो मारूफ तरीके इबादत है उनके ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसी जो चीज़ें जो मना की गई हैं उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं। अब ये बड़ी जनरलाइज्ड बातें हैं। इसी वजह से आपने देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर जब नॉमिनेशन पेपर की कबूलियत या नाकबूलियत का वक्त होता है तो वो कई उम्मीदवारों से दुआएं सुनते हैं, दुआएं कनूत सुनते हैं, कहते हैं फ़लाँ चीज़ बताएं, ताकि वो उसका ये चेक कर सकें कि इनका सफिशेंट नॉलेज है इस्लाम। तो ये बड़ा वेग है। इसको या तो आप साइंटिफिकली बिल्कुल क्लियरली मेजरेबल बनाएं, वरना इनको डिलीट कर दें। तो इस बारे में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। वो रिफॉर्म्स ज़ाहिर है कंसेंसस से, इत्तफाक राय से हो सकते हैं। इस बात की ज़रूरत को तो मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो महज इस वजह से कि आप सियासतदान हैं, महज इस वजह से कि आप एक बड़े सियासी लीडर हैं, आप माफ़ नहीं हो सकते कि आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो। बल्कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कानून की पाबंदी करें। तो अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो आपके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए, बल्कि आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि जो ये डिस्कवर हो आपको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी आपने देखा है कि बरतानिया के एक वजीर ने इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया कि उन्होंने एक प्राइवेट अकाउंट से एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ईमेल की थी, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देना पड़ गया क्योंकि किसी ने पॉइंट आउट किया था। तो ऐसी बातों पे अगर इस्तीफ़ा हो सकता है तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हमारे लीडरों को भी एक हाई मॉरल ग्राउंड सेट करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि बहुत सी चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और वो रिफॉर्म उसी सूरत पे हो सकती है कि जब आप उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए उन चीज़ों को तब्दील करेंगे, और वो इत्तफाक राय से हो सकता है। और सबसे बड़ी रिफॉर्म तो ये है कि आप ये मेहरबानी करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप अपनी जो पींगें बढ़ाते हैं और उनसे मदद लेते हैं और उनके फिर ज़ेर असर रहते हैं और बाद में तस्लीम भी करते हैं, और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती कि हमने उनके कहने पे ये काम किया और वो काम किया। तो आप इससे बाज आ जाएं और ख़ुद अपनी इंडिपेंडेंट देखें। अगर कोई आपको दबाने की या डिक्टेट करने की कोशिश करे तो आप इनकार करें, और अगर आपको हुकूमत भी कुर्बान करनी पड़ती है तो करें, लेकिन आप इस मामले में कम अज़ कम इत्तफाक राय पैदा करें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम है कि ये तवक्को करना कि तमाम सियासी लीडर इस टेम्पटेशन से और इस प्रेशर से बाहर आ जाएंगे और एक एग्जाम्पलरी उनका कंडक्ट होगा। ये मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन आइडियलिज्म तो यही है। सही है। अच्छा सर, आपके जवाब से मुझे एक बात याद आ रही है। कुछ अर्सा पहले मैं डॉन पे एक प्रोग्राम कर रहा था, तो नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। तो यही सादिक अमीन वाली जो है शिक पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि मैं आपसे दिल की बात करता हूं कि अगर हम सियासी जमातें आपस में बैठ भी जाएं, लेकिन ये जो सादिक अमीन वाली क्लॉज का जो एक तौक जो है वो हमारे गले में शुरू में डाला गया था आज से 30-35-40 साल पहले, इसको उतारना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके में माशरती पहलू भी बहुत सारे आ जाते हैं, राइट विंग की सियासी जमातें भी आ जाती हैं और हमारे वोटर भी हैं। तो अल्टीमेटली वो उस चीज को उस तरह से नहीं लेंगे, वो किसी और पैराए में लेके जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें सियासी तौर पे उसका नुकसान हो सकता है अगर कोई भी सियासी जमात जो है इस तरफ आगे बढ़ती है और इसको साइड पे करने की कोशिश करती है। आपका क्या ख्याल है सर इस बारे में? ये ठीक है, इसके बारे में एक पुश बैक मजहबी जमातों की तरफ से आएगा, और ख़ुद इमरान खान साहब भी इस बारे में मुतज़ाद बातें करते रहे हैं। वो एक ज़माने में 62 और 63 को बिल्कुल टच ना करने के हक में थे, और बाद में फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कोई फरिश्ता ही इस पर पूरा उतर सकता है। मेरे ख्याल में तवाज़ुन का रास्ता यही होगा कि इसके अंदर तरमीम की जाए, यानी इसको टोटली 62 63 को आप डिलीट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन से, ना करना चाहिए।
लेकिन आप इसको कम से कम डेफिनेटिव बना सकते हैं, मेजरेबल बना सकते हैं, ताकि इसके ऊपर अभाम ख़त्म करें। कानून के अंदर अभाम नहीं होना चाहिए। अगर अभाम को आप ख़त्म कर दें तो ये काफ़ी है। आप ये चीज़ सब चीज़ें रखें। अगर आप मुत्तकी और परहेजगार और दयानतदार होना चाहिए आपको, तो फिर उसकी क्या क्राइटेरिया क्या है ये भी वाजे करें। और अगर आप ना कर सकें तो फिर आपको उसको मेरे ख्याल में ओमिट कर देना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने आप को ब्लैकमेल के लिए हमेशा प्रेजेंट करें और आप अपने आप को वल्नरेबल बनाएं ब्लैकमेल के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है। आज की एक ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही थी कि 2 दिन पहले कुछ हुकूमती अरकान हैं जिसमें 2 सीनियर वफाकी वुज़रा हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर अरकान हैं, उनके दरमियान राब्ता हुआ है और राब्ते में इस हद तक इत्तफाक किया गया है कि आने वाले जो इंतखाबात हैं वो मार्च अप्रैल 2023 में करवाए जाएं। लेकिन दूसरी साइड से जो पीडीएम की क़यादत है उसकी तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। वो जो है वो गवर्नमेंट को या मुस्लिम लीग नून को ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इंतखाबात 1 साल बाद होने चाहिए। तो यहाँ तक बात पहुंची और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो जो सीनियर साफी हैं वो ब्रेकिंग ये दे रहे थे कि उन्होंने कहा है कि हमारा काम था दोनों पार्टीज को इकट्ठे बिठा देना, वो हमने बिठा दिया, अब जो तय होता है हमारा उसमें कोई किरदार नहीं होगा। तो इस हवाले से सर अगर कोई डेवलपमेंट आती है तो वो ये जमहूरी निज़ाम के लिए और माशी चैलेंजेस के जो ये दौर चल रहा है इसमें ये कितनी एक पॉजिटिव आपको जो है वो अपडेट लग रही है? देखिए, सियासी जमातों के दरमियान मिल बैठ के गुफ्तगू करना तो बहुत खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। ना हम्म। उसको इस पे पढ़ना चाहिए। वो अगर इससे अलग हो चुके हैं तो मेहरबानी फरमाएं और वाकई अलग हो जाएं। ये सियासी कुव्वतों को खुद रियलाइज़ करना चाहिए और आपस में मुलाकात करते रहना चाहिए, तबादला ख्याल करना चाहिए। इत्तफाक राय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो राब्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए। हम्म। ये आसान फैसला नहीं होगा इलेक्शन मार्च अप्रैल में कराने के ऊपर राज़ी हो जाना, क्योंकि ये बात ठीक है कि इस वक्त तो बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हुआ तो पीडीएम का शायद सफाया हो जाए और हम्म। पीटीआई जो है वो एक शायद बड़ी अक्सरियत के साथ जी जाए। इस वक्त के हालात को देखते हुए ये महसूस होता है, अगरचे हालात बदल सकते हैं मार्च अप्रैल तक, लेकिन ये भी एक सोच पाई जाती है कि मार्च अप्रैल में अगर फ्यूल की प्राइसेस फिर ज़्यादा बढ़ गई, उसके नतीजे में अगर वो ज़्यादा फ्यूल ना ख़रीद सके तो हम्म। आने वाली समर में फिर एक्सटेंडेड लोड शेडिंग की ज़रूरत पेश आएगी और उस लोड शेडिंग के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी, जो कि पीडीएम की हुकूमत होगी, उसको हम्म। वो ज़्यादा नामकबूल हो सकती है, आज के मुकाबले में भी ज़्यादा नामकबूल हो सकती है। तो हम्म। इसका मतलब ये है कि उनके चांसेस फर्दर ख़राब हो सकते हैं। तो एक ये भी सोच होगी कि उस सूरत हाल से बचने के लिए उससे पहले इंतखाबात करा दिए जाएँ, तो मार्च अप्रैल में वुड बी द राइट टाइम। गालिबन अप्रैल तक का टाइम ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हम्म। मेरे ख्याल में सोच का अमल दोनों साइडों पे चल रहा होगा। पीडीएम की तरफ ज़्यादा चल रहा होगा, वो इसके नुकसान और फ़ायदे हम्म। दोनों मेरे ख्याल में पलड़े में रख के इस वक्त तोल रहे होंगे, गौर करेंगे। हम्म। और लेकिन ये इम्कानात की दुनिया है, ये मुमकिन है हो जाए और ये हो सकता है तय हो भी जाए और फिर पीछे हट जाए, क्योंकि अगर हकायक किसी को अपने हक में ना लगेंगे तो वो उसकी पासदारी शायद ना करे। लेकिन हम्म। खुशाइंद बात इसमें यह है कि आपकी मुलाकात हो रही है, आपका एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहा है और जो दोनों की कुट्टी हुई हुई थी वो अगर ख़त्म हो गई और बातचीत हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये मामूल के तौर पे चलती रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसको हाईएस्ट लेवल पे भी आपस में राब्ते होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, आखिर में वही बात जो अहमद बिलाल साहब ने बताई है कि जो कुट्टी हुई है वो जो है वो अब वो सारा मामला खत्म होना चाहिए, मिल बैठ के फैसले करने चाहिए ताकि मुल्क के लिए बेहतर हो और मईशत के लिए बेहतर हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।